नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के, जो स्पेशल आर्मी अग्निवीर बैच के लिए हमने स्टार्ट की हुई है उसी कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों विदाउट आपका टाइम वेस्ट करते हुए फिर से हाजिर हैं जी आपके सामने। और आपने जो टॉपिक पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था उसका नाम आया था उदारवादी युग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर जी। उसके अंतर्गत दोस्तों 3 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आया था उदारवादी युग, दूसरा उग्रवादी युग, तीसरा गांधीवादी युग। उदारवादी युग टॉपिक को दोस्तों मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब का जो टॉपिक आता है वो आता है अपना उग्रवादी युग का। दोस्तों उग्रवादी युग जो टॉपिक होता है ना, ये लगभग स्टार्ट जो होता है वो 1885 से 1905 में वो कंप्लीट हो चुका था। तो 1905 से लेकर के 1905 से लेकर 1917 तक का टॉपिक आता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं बहुत सारी आती हैं भाई। वो क्रांतिकारी घटनाएं अपने पेपर में पूछेगा। दोस्तों उन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं को लेकर चलते हुए इस टॉपिक को मैं आपके सामने कंटिन्यू पेश कर रहा हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, लोकेश सर की मेहनत अच्छी लगे, तभी लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा नहीं करेगा भाई। कंटिन्यूटी ले रहे हैं टॉपिक को अपन। पहला टॉपिक आता है दोस्तों इसके अंतर्गत 1904 में। दोस्तों 1904 में ये कई बार है ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी कमेटी वगैरह बनाई थी, तो इससे रिलेटेड पॉइंट है ये। 1904 में दोस्तों वीडी सावरकर कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों इन विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, एक सभा बनाई गई थी जिसका क्या नाम आता है? वीर भारत सभा। इतना आपको याद रखना है। 1904 की वीडी सावरकर की वीर भारत सभा का गठन किया था इनके द्वारा। दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं टॉपिक में। इसमें 1904 के बाद पॉइंट आता है 1905 का। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 1905 में दोस्तों कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। जो कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इस वाराणसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस रास बिहारी बोस के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी, इस अधिवेशन में दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया था, बंग भंग आंदोलन, जिसके बारे में मैंने आपको बंगाल विभाजन के बारे में पीछे वाली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डाली थी उदारवादी युग, जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स आते हैं। एक आता है कांग्रेस के अधिवेशन और एक आता है बंगाल विभाजन। उसमें क्लियर कर दिया था यहाँ पर बंग भंग आंदोलन और दूसरा आंदोलन चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। तो भाई इन दोनों के टॉपिक्स को लेकर के हमने पीछे वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको जरूर देखें। लेकिन कौन सी देखोगे? स्पेशल आर्मी अग्निवीर वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना भाई। यदि बड़ी वाले में पहुंचे बहुत टाइम लगेगा। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। इस अधिवेशन में क्या किया गया था? बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन को क्या दिया गया था? बढ़ावा दिया गया था भाई। वहां पर भी शुद्धि आंदोलन लिख दिया गलती से, वहां पर क्या आएगा? स्वदेशी आंदोलन आएगा। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा पीछे वाली वीडियो में। अच्छा जी, 1905 से कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है 1906 का। 1906 में दोस्तों ढाका जो स्थान है, ढाका जो स्थान है ये कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ पर दोस्तों एक लीग की स्थापना होती है। उस लीग का नाम आया था मुस्लिम लीग। 1906 में किसकी स्थापना हो गई? मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ पर स्थापना हुई थी? ढाका में हुई थी। और तारीख भी पूछे तो पूरी तारीख इसकी आती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई भाई। स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्थापना करने वाले का एक का नाम आता है सर आगा खां और दूसरे का नाम आता है दोस्तों इसमें सलीम मुल्ला खां। तो एक का नाम है सर आगा खां और दूसरे का नाम क्या आता है दोस्तों इसमें? सलीम मुल्ला खां। तो सर आगा खां और सलीम मुल्ला खां के द्वारा यहाँ पर क्या की गई? स्थापना की गई। ये इसके स्थापना करता हो गए। किसके स्थापना करता हो गए? मुस्लिम लीग के स्थापना करता हो गए। ये विरोध करेंगे कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों का विरोध करेंगे भाई। उसके बाद चौथा पॉइंट लेते हैं 1907 में। दोस्तों 1907 में एक नई कमेटी बनाई गई और बनाने वाले थे वीरेंद्र कुमार घोष। किसने बनाई? तो भाई यहाँ पर वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा एक व्यक्ति थे भूपेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने दोस्तों एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का देखो यहाँ पर वीर भारत सभा नाम आया था ना जी। और यहाँ पर जो वीरेंद्र कुमार घोष और 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने दोस्तों एक कमेटी बनाई। और उस कमेटी का जो नारा था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कमेटी का नाम था अनुशीलन समिति। ने कौन सी कमेटी बनाई? अनुशीलन समिति बनाई।
ने अनुशीलन समिति, ये कमेटी बनाई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अनुशीलन समिति का दोस्तों एक नारा होता था। अनुशीलन समिति का नारा था जिसका नाम था खून के बदले खून। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अनुशीलन समिति के द्वारा दिया गया था, जिसका क्या नारा है? खून के बदले खून। ये इनका नारा आता है जो अनुशीलन समिति के द्वारा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1907 में ही सर्वप्रथम भारत का झंडा फहराया गया था। 1907 में सर्वप्रथम जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी स्थान जो है दोस्तों, यहाँ पर एक बाग था, उस बाग बगीचे का क्या नाम था? स्टुटगार्ट। जर्मनी के स्टुटगार्ट में भाई एक झंडा फहराया गया। 1907 में सर्वप्रथम जर्मनी के स्टुटगार्ट में महाराष्ट्र की पारसियन महिला थी, महाराष्ट्र की पारसी समुदाय की महिला थी, पारसी महिला, महाराष्ट्र की पारसियन महिला थी, जिनका नाम था मैडम भिक्काजी कामा। मैडम भिक्काजी कामा, मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा सर्वप्रथम झंडा फहराया गया था। मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा 1907 में सर्वप्रथम जर्मनी के स्टुटगार्ट में महाराष्ट्र की पारसियन महिला मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा भारत का झंडा फहराया गया था। तो सबसे पहले भारत का झंडा कहाँ पर फहराया गया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। किसने फहराया था? तो मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा ये फहराया गया था भाई। उसके बाद अगला पॉइंट 1907 का ही आता है दोस्तों। 1907 में एक अधिवेशन हुआ सूरत में। कहाँ पर अधिवेशन हुआ? सूरत में अधिवेशन हुआ। दोस्तों एक पीछे वाली स्लाइड में थोड़ी सी गलती और हो चुकी है अपने से, यहाँ मैं लिख दिया रास बिहारी बोस। भाई यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सॉरी भाई गलती हो जाती है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। और पीछे वाली जो वीडियो थी ना उसमें भी आप इसको करेक्शन करके ठीक कर लीजिएगा, वहां पर छोटी सी गलती हुई है। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था जी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ रहे हैं कि सूरत में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। यहाँ पर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। दोस्तों रास बिहारी बोस जो थे, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो कांग्रेस थी ना, वो कांग्रेस दो भागों में बट गई। कांग्रेस कितने भागों में बट गई? दो भागों में बट गई। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। एक का नाम आता है यहाँ पर नरम दल, एक का क्या नाम है दोस्तों? नरम दल, और एक का नाम आता है गरम दल। एक है जी नरम दल और एक आती है गरम दल। ये नरम दल और गरम दल किस उद्देश्य से बटी थी? तो कांग्रेस का विभाजन किस उद्देश्य से लेकर के हुआ था? तो स्वराज्य की प्राप्ति को लेकर के। किसकी प्राप्ति को लेकर के दोस्तों? स्वराज्य की प्राप्ति को लेकर के। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस के दो दल बन गए। एक तो कौन सा बना? नरम दल, और दूसरा कौन सा बन गया? गरम दल। दोस्तों नरम दल वाले जो थे ना, इनके पेपर में आपसे सिर्फ इनके नेता पूछेगा। इसके नेता आप याद रख लीजिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और एक नाम आता है अरविंद कुमार घोष। अरविंद कुमार घोष, लाल बाल पाल, ये ज्यादा पूछे जाएंगे। किसके नेता थे? तो एक गरम दल के नेता थे। बाकी किसी का भी नाम ले, इन चारों के अलावा किस में करोगे आप? नरम दल में करोगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितना भी नाम दे दे, बाकी सबका दादा भाई नारोजी नरम दल के नेता थे भाई। सभी के नेता इनको छोड़ करके अपन कर देंगे। ये इनका जो कार्य होता था, ये कार्य करते थे, अपील करेंगे पहले हम कोर्ट में, फिर वहां पर वकील इसमें दलील करेंगे। तो अपील, दलील, वकील के रूप में कार्य करते थे। और ये लोग कार्य करते थे सीधा, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग की नीति अपनाएंगे और अंग्रेजों का दोस्तों क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो असहयोग और बहिष्कार की नीति कौन किया करते थे? इसमें गरम दल के नेता करते थे भाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट करते हैं, इन्हें अंग्रेजों में विश्वास था। इन्हें अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता थी ना, हाजी अंग्रेज जो बात करते हैं बड़ी अच्छी बात करते हैं, इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में क्या था? विश्वास था। न्यायप्रियता में विश्वास था इन्हें। और ये क्या थे? अविश्वासी। तो इन्हें क्या था दोस्तों? विश्वास था। और ये क्या थे? इसमें अविश्वासी थे। इन्हें इन पर कोई विश्वास नहीं था, तो ये अविश्वासी थे। एक पॉइंट और देखिएगा, ये जो है ये कहते थे कि अंग्रेज जो है भारत के लिए वरदान है। इन्होंने ट्रेन चलाई, इन्होंने दूर संचार लेकर के आए, टिकट डाक टिकट वगैरह जारी करवाई, बहुत सारे काम करवाए हमारे लिए। अंग्रेज जो है भारत के लिए वरदान है। तो अंग्रेजों को भारत के
के लिए वरदान बताया। भारत के लिए इन्होंने क्या बताया है? वरदान है, ऐसा कहा था। जबकि इन्होंने क्या कहा? अंग्रेज भारत के लिए वरदान नहीं है, ये तो भारत के लिए क्या है? श्राप है। ये भाई भारत के लिए क्या है? श्राप है। कंटिन्यू देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों। 1909 में दोस्तों क्या हुआ? 1909 में एक सुधार अधिनियम लाया गया, उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भाई ये बिल है, ये एक्ट है जो पास कब हुआ था? 1909 में। इसमें दोस्तों क्या नाम आता है? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले। भाई ये जो लॉर्ड मार्ले है ना, उसमें भारत के क्या होते थे? वाइसराय होते थे। और लॉर्ड मिंटो, मैंने गलत लिख दिया, लॉर्ड मिंटो जो थे उसमें भारत के वाइसराय थे, वाइसराय होते थे। और भाई ये उसमें सचिव के रूप में काम करते थे, लॉर्ड मार्ले। हाँ जी, क्या हुआ? लॉर्ड मार्ले और मिंटो ने एक सुधार अधिनियम लेकर के आ गए। इसमें इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं और जो मुसलमान है ना, उनके लिए यहाँ पर अलग से चुनाव करवाएंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भाई वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, इन्हें कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। यहाँ नोट डालने योग्य बात ये होती है कि सुधार अधिनियम में क्या पॉइंट था, क्या कार्य लिखा था? इसमें लिखा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए, हिंदुओं व मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करवाए जाएंगे, पृथक चुनाव होंगे, ऐसा इसमें लिखा था। पृथक क्या होंगे? निर्वाचन होंगे, ऐसा इसमें लिख रखा था भाई। तो पृथक निर्वाचन की बात किसमें थी? हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पंचायत भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन पंचायत। संप्रदायों में बांट करके इसका क्या करवाने हैं? चुनाव करवाने हैं। ओके जी। 1909 के बाद अपन बात करते हैं 1911 दोस्तों। 1911 में दोस्तों एक दरबार लगाया गया था, उस दरबार का नाम था दिल्ली दरबार। 1911 में क्या लगा? दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगाया तो इस दिल्ली दरबार को लगाने वाले जो वाइसराय थे, उस समय वाइसराय का नाम आता है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग्स। वाइसराय का क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग्स ने भाई इसका नाम लगाया, इसको लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग्स आपने पीछे वाली वीडियो में भी इसको जरूर देखा होगा, जो बंग भंग आंदोलन को क्या करेगा? समाप्त करेगा। दिल्ली दरबार जो था दोस्तों किसके स्वागत में लगाया गया था? तो भाई यहाँ पर स्वागत जो किया गया था वो ब्रिटेन के राजा का स्वागत किया गया था। और ब्रिटेन के राजा का क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और भाई इनकी पत्नी का नाम था मैडम मैरी। जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी का यहाँ पर क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। ये जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी के स्वागत में दिल्ली के दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया। दोस्तों 1911 में ही इसी लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा भारत की राजधानी चेंज कर दी गई। भारत की राजधानी पहले कहाँ क्या होती थी? कलकत्ता। इस बंदे ने कलकत्ता से भारत की राजधानी क्या कर दी? दिल्ली कर दी। क्या कर दी भाई? इसने दिल्ली राजधानी कर दी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई 1911 में। जो तारीख आती है 27 दिसंबर 1911 को भाई, इसके अलावा 27 सितंबर 1911 को। उसके बाद क्या हुआ? जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कर दी गई, एक ये, दूसरा बंगाल विभाजन का विरोध, दो चीज चल रही थी यहाँ पर। तो एक व्यक्ति आता है रास बिहारी बोस और घोष, और दूसरा जो व्यक्ति आता है भाई इसमें उसका नाम था जोरावर सिंह बारट। ये भाट परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जो देश माता के लिए पूरा शहीद हो जाता है। तो एक था जोरावर सिंह बारट और दोस्तों एक था इसमें रास बिहारी घोष। ये दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग्स है ना, ये सवारी निकाल रहा था वहां पर, बोले इसकी सवारी पर बम फेंकेंगे। यानी कि जब दिल्ली दरबार लगा था ना, तो वहां पर राजा ब्रिटेन के और उनकी पत्नी मैडम मैरी आए हुए थे, तो इनके स्वागत किया जा रहा था। लगभग 40 लाख रुपए का वहां पर खर्चा कर दिया। तो वहां पर भारत की जनता भी वहां पर खड़ी हुई थी इनको देखने के लिए। तो इन लोगों ने प्लानिंग की, इस भीड़ में जाकर के जोरावर सिंह बाठ और रास बिहारी घोष ने प्लानिंग की, जो लॉर्ड हार्डिंग्स की सवारी यानी कि इनकी गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी पर हम लोग क्या फेंकेंगे? बम फेंकेंगे। इन लोगों ने क्या किया? जोरावर सिंह बारठ ने
जोरावर सिंह बारठ दोस्तों, और एक नाम आता है रास बिहारी घोष। अभी तक हमने बात की थी रास बिहारी बोस की, अब बात किसकी आ रही है? रास बिहारी घोष की। इन दोनों ने मिलकर के प्लानिंग की, हम इसकी सवारी पर बम फेंकेंगे, प्लानिंग पूरा करते हैं, लेकिन भाई उसमें असफल हो जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग्स इसमें बच जाता है, उससे पहले ही बंग भंग आंदोलन क्या हो चुका था, इसमें समाप्त हो चुका था। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था। 1911 के बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है 1913 का। 1913 में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान है लंदन में, क्या स्थान है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर दोस्तों एक नई पार्टी बनाई जाती है, उस पार्टी का नाम आता है गदर पार्टी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। गठन करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल के द्वारा। किसने बनाई गदर पार्टी? लाला हरदयाल ने भाई एक पार्टी बनाई। तो ये क्या है? इसके स्थापना करता है। लेकिन दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बना था इसका मोहन सिंह। कौन बना था भाई? मोहन सिंह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे इसके? मोहन सिंह बने। बनाने वाले लाला हरदयाल थे और अध्यक्ष कौन बने थे इसके? मोहन सिंह। कंटिन्यू चल रहा है भाई आपके सामने पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा क्रांतिकारी घटनाओं से रिलेटेड वही है। 1924 में दोस्तों एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम आता है HRA कमेटी। अच्छा, यहाँ पर मैं महात्मा गांधी को बीच में लेकर नहीं आ रहा हूँ भाई। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो सारे काम होते जा रहे हैं ना, इसमें महात्मा गांधी को अपन बीच में लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि महात्मा गांधी का रोल यहाँ पर नया टॉपिक कराऊंगा गांधीवादी युग, उसमें करवाऊंगा। इसमें महात्मा गांधी अलग है भाई। 11 के बाद उनका जो आता है वो 1917 में ही आ जाता है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन। लेकिन वो टॉपिक अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांधीवादी आंदोलन नया चैप्टर है, उसको नए तरीके से कराऊंगा। हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है दोस्तों। किताब आपके पास होती है, लेकिन किताब को सही तरीके से पढ़ाता है कौन है? वो टीचर पढ़ाता है। आप लोग कोचिंग एकेडमी क्यों ज्वाइन करते हो? क्योंकि वहां पर आपको एक नया तरीका मिलता है, टीचर का तरीका मिलता है। वो टीचर वो पढ़ाता है जो खुद उसने जिस तरीके से तैयारी की होगी। एक स्ट्रगल होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, दोनों में अंतर होता है भाई। स्ट्रगल ये सोचेगा कि मैं वो ज्ञान दूं जो बच्चे के लिए ज्यादा पेपर में आए। स्ट्रगल भी एक्सपीरियंस वाला बंदा भी, दोनों में भाई ये होता है। वो बच्चे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचते हैं स्ट्रगल वाले। ध्यान से आप इन चीजों को समझते चलिएगा। 1913 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया दोस्तों। एक अधिवेशन की बात करते हैं 1916 के अधिवेशन की। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों 16 में। ये कांग्रेस का 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता करने वाले थे दोस्तों पंडित अंबिका चरण मजूमदार। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लेकर के आए भाई इसको। पंडित अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कहां पर की गई थी? 1916 में लखनऊ अधिवेशन की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों यहाँ पर इसलिए लेकर इंपॉर्टेंट ये क्यों है वो बता रहा हूं। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से भाई अभी तक हमने पढ़ा था कांग्रेस दो भागों में बटी थी। एक का नाम था नरम दल और एक का नाम क्या था? गरम दल। एक का नाम था नरम दल, एक का नाम था गरम दल। और एक नई लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को, उसका नाम था दोस्तों मुस्लिम लीग। इन तीनों को एक कर दिया गया। इन तीनों को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया, एक कांग्रेस बन गई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित अंबिका चरण मजूमदार थे, जिनकी अध्यक्षता में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग तीनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अलग 1907 में हुए थे, एक 1916 में हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है 1924 का। 1924 में दोस्तों एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम आता है HRA कमेटी। HRA कमेटी जो बनती है दोस्तों लाहौर में बनती है। पूरा नाम आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बनाने वाले जो थे दोस्तों, स्थापना करने वाले जो नाम था, उसका नाम आता है सचिंद्र सल्याण। आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सचिंद्र सल्याण क्या थे? इसके अध्यक्ष थे भाई। ये जब दर्जा क्या था जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था ना 1920 से लेकर के 1922 में। 1920 में महात्मा गांधी ने दोस्तों एक असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। 8 अगस्त को पारित हुआ था, 9 अगस्त को चालू हो गया था। 9 अगस्त या 8 अगस्त दो पेपर में, ठीक है। 8 या 9 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उस असहयोग आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी नेता जो थे या जितने भी पूरे देश की भारत की जनता गांधी के नेतृत्व में काम करने लग जाती है। गांधी ने यह कह दिया कि जितने भी लोग हैं ना भारत के, वो सारे के सारे लोग अंग्रेजों से सामान
खरीदना बंद कर दो। जो ये सामान ही नहीं खरीदेंगे यहाँ से, जब हम इनसे सामान नहीं खरीदेंगे कंपनियां लॉस में जाएंगी और हम इनका किसी तरह से कोई सहयोग नहीं करेंगे। और अभी तक बाई चांस किसी भी भारतीय ने सामान खरीद लिया है ना, तो सारे के सारे गांव में जाओ, मोहल्ले में जाओ और सारा पूरे गांव का एक जगह मोहल्ले या गांव में जाकर उनको इकट्ठा करो सारे सामान को और उनको आग के हवाला कर दो भाई। 1920 से लेकर 1922 तक 2 साल तक ये आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 1922 को एक क्रांतिकारियों की भीड़ ने वहां पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। चोरा चोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था सुभाष चंद्र क्या नाम है, हाजी चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में। यहां पर गांधी को जब इस बात की पता लगा तो गांधी क्या करता है, इसके वजह से इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देता है। तो जितने भी क्रांतिकारी लोग जो गांधी के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे ना, उनको यहाँ पर धक्का लगा, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि देश अब आजाद हो सकता है। ये गरम दल के नेताओं को धक्का लगा, बोले महात्मा गांधी ने बड़ा बुरा कार्य किया है। यहाँ से कंपनी लगभग बाहर से बाहर जा चुकी थी, यहाँ अंग्रेजों के पाँव उठने स्टार्ट हो चुके थे। 1920 से लेकर 1922 तक के समय में आकर के हम लोग अंग्रेजों का निरंतर अहिंसक तरीके से विरोध कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं होती, सिर्फ एक हिंसा को देखते महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, यहाँ पर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तब क्रांतिकारियों ने सोचा यार ये महात्मा गांधी के चक्रों में रहे देश कभी आजाद नहीं होने वाला है, तो हमें एक नई कमेटी बनानी चाहिए। और सबसे पहले एक नई कमेटी कौन सी बनेगी, HRA कमेटी बनेगी। 1924 में बनी, लाहौर में बनी, सचिंदर सल्यान की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। ये लोग जितने भी क्रांतिकारी लोग थे ना वो एक जगह इकट्ठा होने लग गए। इन्हीं क्रांतिकारी भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए, राजगुरु आए, सुखदेव बटुकेश्वर दत्त, बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर दोस्तों क्या होते चले गए, आते गए। इसके दोस्तों बाद इन लोगों ने 1924 की जो HRA कमेटी थी ना, इस कमेटी ने भाई यहाँ पर एक कांड किया। उस कांड को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, काकेरी कांड। इन लोगों ने कौन सा कांड किया, काकेरी कांड। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने कांड किया था। इसके बारे में जानकारी अपन अगली स्लाइड में देते हैं। 1925 का काकेरी कांड। 1925 का दोस्तों कौन सा कांड आता है, काकेरी कांड। अभी जो काकेरी कांड क्या होता है वो सुनिएगा भाई। एक ट्रेन चली, वो ट्रेन कहाँ से चली, लखनऊ से। लखनऊ से ट्रेन को जाना था सहारनपुर। कहाँ पर जाना था, सहारनपुर। दोनों स्थान कहाँ पर होते हैं, यूपी में आते हैं। यहाँ पर एक बीच में रेलवे स्टेशन आ गया जो जंगलों से भरा पड़ा रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम था काकेरी रेलवे स्टेशन। क्या नाम था भाई इसका, काकेरी रेलवे स्टेशन। सर्दी गर्मियों की बात 9 अगस्त 1925 की बात थी। यहाँ पर जो HRA कमेटी के सदस्य थे, जिसमें से बहुत सारे विभिन्न क्रांतिकारी लोग शामिल थे भाई। इन क्रांतिकारियों पर भगत सिंह का नाम भी ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे क्रांतिकारी नेता थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने 4 से 5 नाम ही यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि वो ही अपने पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि जिनको फांसी दी जाएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एक नाम आता है इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल। काकेरी कांड में 4 नाम अपने पेपर में पूछेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। 3 नाम र से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक आता है राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी। और एक पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम, उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। इन चारों को भाई पकड़ा जाएगा जिन्हें फांसी दी जाएगी। पॉइंट आपको समझाता हूं। 1925 में लखनऊ से एक ट्रेन जानी थी सहारनपुर। ट्रेन का नाम था ट्रेन 18 या शाही ट्रेन भाई। ये ट्रेन में अंग्रेजों ने एक अफवाह फैला दी कि भाई इस ट्रेन में ना खजाना भर के जा रहा है। इस ट्रेन में क्या जा रहा है, खजाना भर के जा रहा है। अब यहाँ पर HRA कमेटी के लोगों ने सोचा भाई इस खजाने को हमने लूट लिया तो बंदूक वगैरह खरीदने में हमें बड़ी सहायता हो जाएगी इससे। तो उन लोगों ने प्लानिंग की, बोले कि काकेरी रेलवे स्टेशन जंगलों से भरा पड़ा है, क्यों नहीं सुबह सुबह ट्रेन आएगी। 4:15 बजे के आसपास का टाइम था। बोले वहाँ सुबह सुबह कोई होता भी नहीं है, और जो ट्रेन के साथ जितने पुलिस वाले आएंगे उनको हम गोली से मारकर क्या कर देंगे, की हत्या कर देंगे और खजाने को लूट लेंगे। ये इनकी प्लानिंग करते हैं भाई। यहाँ से 2 लोग जो थे ट्रेन में लखनऊ चले जाते हैं। एक का काम क्या था, जैसे काके रेलवे स्टेशन आएगा वहां पर चैन को खींच देगा और इनको लोगों को साइन वगैरह कर दिया जाएगा। ये लोग भाई जैसे काके रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, ये 4 लोग जो थे ये और 4-5 लोग ये भाई, इन सबने मिलकर के वहां पर काके रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन को चैन को खींच दिया। जैसे ट्रेन को चैन खींचा, वहां से 3-4 पुलिस वाले एक डब्बे था, उस डब्बे में बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर रखवाली कर रहे थे। ये
कुछ अफवाह सी बात थी इसमें। तो भाई वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 4 से 5 पुलिस वाले थे, उनको लोगों को मार दिया। मार करके डब्बे, उस बॉक्स जो था उस बॉक्स को तोड़ा गया, उसमें लगभग 724 रुपए, 4 रिवॉल्वर वगैरह इनको प्राप्त हुई इन क्रांतिकारियों को। ये लेकर वहां से चलने ही लगे थे कि राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्तों यहाँ पर लोई छूट गई। अब जो लोई तो थी ना वो सूती वस्त्र की बनी हुई थी। जितने भी सूती वस्त्र उद्योग थे नाम चारे के थे उसमें भारत के, तो सूती वस्त्र के जो उद्योग दोस्तों उनमें जो बनाते थे ना वो अपना रैगमार्क लिखते थे ऊपर, यानी कि चिन्ह लिखते थे कि कहाँ से खरीदी जा रही है, जिस दुकान का नाम वगैरह। तो भाई दुकान वगैरह का आता पता, और उस समय जो लोई बेचने वाला दुकानदार होता था ना वो पूरा आता पता लिखता था। तो भाई लोई जो थी वो मिल गई सबूत के रूप में। लोई किसकी थी, राम प्रसाद बिस्मिल की। इन्होंने यहाँ पर इसको सबूत बनाया। सबूत बनाकर दोस्तों ये पहुंच गए वहां पर लोई दुकान वालों के पास। दुकान वाले ने क्या कहा, भाई ये लोई तो फलाने व्यक्ति के, राम प्रसाद बिस्मिल की है। फिर दोस्तों ये लोई उस समय कपड़े वगैरह धोबी वगैरह धोते थे। लोई को लेकर के अंग्रेज जो थे धोबी वगैरह पास गए। अब धोबी के पास गए तो धोबी ने इसका पूरा का पूरा आता पता दे दिया, बोल जी राम प्रसाद बिस्मिल की लोई है, वहां पर रहता है, ये उसका एड्रेस है। जब पुलिस ने वहां पर धावा बोला तो वहां पर ये 4 लोग मिले, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह, लाहिड़ी, अशफाक उल्ला का। इन चारों को पुलिस वालों ने पकड़ा। पकड़ करके भाई इनको अमानुषिक यातनाएं दी गई। जब अमानुषिक यातनाएं दी गई तो राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों वहां पर एक गीत गाया था। उस गीत का नाम बड़ा अपने पेपर में पूछता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। ये गीत भाई इनके द्वारा यहाँ पर गाया गया था। बाद में इनको यहाँ पर अमानुषिक यातनाएं देते हुए इनकी हत्या कर दी जाती है। ये था 1924 का जो HRA कमेटी के द्वारा किया गया कांड, जिसका नाम आता है HRA के द्वारा किया गया काकेरी कांड। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दे यदि समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। उसके बाद दोस्तों एक कमेटी धीरे धीरे बिखरती गई और बाद में एक कमीशन भारत में आता है, जिस कमीशन का नाम आता है साइमन कमीशन। 1927 में दोस्तों एक कमीशन भारत में आया, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में बना था, इसे नाम पड़ गया इसका साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था दोस्तों इसमें 7 अंग्रेज थे और ये 7 अंग्रेज ये देखने के लिए आए थे कि भारत में संविधान की जरूरत है या नहीं है, दूसरा भारत को आजाद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये देखने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। जब आ रहे थे तो भाई इनका विरोध करेंगे। विरोध जो होगा वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर होगा। कहाँ पर होगा, लाहौर के रेलवे स्टेशन पर होगा। और करने वाले जो लोग होंगे, अब की बार नई कमेटी बन चुकी है, उस कमेटी का नाम आएगा HSRA कमेटी। कौन सी कमेटी आएगी, HSRA कमेटी, आगे समझाऊंगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर दोस्तों विरोध करने वाले जो मेन अधिकारी या मेन जो व्यक्ति होंगे उनका नाम आएगा लाला लाजपत राय। इनका क्या नाम आएगा, लाला लाजपत राय। तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में HSRA कमेटी के सदस्य क्या करते हैं, विरोध करते हैं। पहले HSRA कमेटी को देख लेते हैं। 1924 में जब HSRA कमेटी समाप्त हो गई तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने प्लानिंग की नई कमेटी बनाएंगे। कमेटी कब बनेगी, 1928 में बनेगी। कहाँ पर बनेगी, नई दिल्ली में बनी थी, फिरोजा कोटला वहाँ पर एक मैदान है, वहाँ पर बनाई गई थी। भाई बनाने वाले कौन थे, तो भगत सिंह के द्वारा बनाएगी, शहीद भगत सिंह शहीद आजम के द्वारा बनाएगी। वह व्यक्ति जो कभी भी इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों ने भाई प्लानिंग करके HSRA कमेटी गठन कर दिया। फिर से क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। लाला लाजपत राय को खबर लगी कि HSRA कमेटी है जो अंग्रेजों का विरोध करती है। लाला लाजपत राय इस HSRA कमेटी के सदस्यों के पास गए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सब से मिले और इनसे विनती की, बोले भाइयों हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तुम सारे के साथ लाहौर चलो। साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पर आने वाला है। 7 सदस्य हैं, सातों के सातों अंग्रेज हैं और भारत को आजाद करेंगे नहीं करेंगे, भारत में संविधान की जरूरत है या नहीं है, इस बात को वो ढूंढने के लिए आ रहे हैं। तो बोले जी हम उसको बात का विरोध करेंगे, लेकिन तुम लोग अहिंसक रूप से आंदोलन करोगे, कोई वहां पर हिंसा झगड़ा नहीं करोगे। बोले जी ठीक है चलते हैं भाई। तो ये ऐसे सारे कमेटी के सारे क्रांतिकारी सदस्य कहाँ पहुंच गए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। लाला लाजपत राय वहां पर साइमन गो बैक का नारा लगाने लग गए। साइमन गो बैक, साइमन तुम क्या करो, वापिस जाओ। तो ये इन्होंने क्या नारा लगाया, साइमन गो बैक, यानी साइमन गो बैक का इन्होंने यहाँ पर दोस्तों नारा लगाने लगे। जब नारा लगा रहे थे ना तो 2 अंग्रेज अधिकारी आए। इसका एक का नाम था दोस्तों स्कॉट और एक का नाम था सैंडर्स। दोस्तों इसमें से सैंडर्स जो होता है ना ये ज्यादा इनके ऊपर प्रहार करता है, लाठियों का प्रहार करना स्टार्ट कर दिया लाला लाजपत राय के ऊपर स्कॉट और सैंडर्स के द्वारा। सैंडर्स इनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है लगातार। अब जगत नारायण नाम का एक व्यक्ति जो है HSRA कमेटी का, जगत नारायण, ये नाम का जो व्यक्ति है ना जी, जगत नारायण, हाँ जी,
या हंसराज, बिल्कुल जगत नारायण इसमें आएगा, हंसराज आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ऐसे सारे कमेटी के क्रांतिकारी जगत नारायण ये लोग शामिल थे, लेकिन भीड़ में पीछे शामिल थे क्योंकि इन पर अंग्रेजों ने काकेरी कांड के तहत इनाम घोषित कर रखा था और भेष चेंज करके वहां पर शामिल थे भाई। लाला लाजपत राय के जस्ट पास एक क्रांतिकारी खड़ा होता है जिसका नाम था जगत नारायण। ये स्कॉट और सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय के सर पर लाठीचार्ज कर दी गई। जगत नारायण ने देखा एक व्यक्ति का नाम प्लेट पढ़ लिया, सैंडर्स इसका नाम था और सारे अंग्रेज एक जैसे दिखते थे, ये बड़ी समस्या थी भाई। जगत नारायण जब लाला लाजपत राय के सर पर लाठी मारी गई तो वहां पर भाई इनकी यहाँ पर हत्या हो जाती है, 1-2 दिन बाद होती है वहां पर हॉस्पिटल में जाकर के, लेकिन इनके यहाँ पर क्या होती है, लाठीचार्ज से हत्या हो जाती है। लाला लाजपत राय ने वहीं पर जब लाठीचार्ज किया गया था तब कहा था कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील के समान साबित होगी। और भाई लाला लाजपत राय की हत्या के बाद इस ऐसे सारे कमेटी के सदस्य भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर के प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की, बोले जी हम जो है ना बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे कि लाहौर षड्यंत्र के तहत इस सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या की है। सैंडर्स का नाम किसने बताया, जगत नारायण को। सैंडर्स को आंखों से कौन जानता है, जगत नारायण जानता है। इन सब ने प्लानिंग की, बोले कि इसको मारेंगे, सैंडर्स को मारेंगे। पूरे लाहौर में पर्चे पर्चे छाप दिए गए, बोले सैंडर्स को मारेगा ऐसे सारे कमेटी के सदस्य। और नाम के मेन कौन आ गया उसका, भगत सिंह। भगत सिंह मारेगा, भगत सिंह मारेगा, भगत सिंह मारेगा। यहाँ पर भाई कंटिन्यूटी ये चीज यहाँ पर चल रही थी। सैंडर्स के नाम के पर्चे डाल दिए गए, पर्चे मतलब लगा दिए गए। लाहौर का ये रेलवे स्टेशन है, इस लाहौर के पुलिस स्टेशन है। लाहौर का जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे ड्यूटी करता है कौन, सैंडर्स ड्यूटी करता है। सैंडर्स का छुट्टी होने का समय 5 बजे का छुट्टी होने का समय था। यहाँ पर जगत नारायण जो था ना वो झुठमुठ में साइकिल की चैन सुधारने लग जाता है। एक पेड़ के पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ था भगत सिंह, एक के पीछे राजगुरु, एक के पीछे सुखदेव था। जगत नारायण झुठमुठ में चैन सुधारने लग गए। यहाँ पर इधर क्या था कि एक डीवे कॉलेज थी दोस्तों। ये डीवे कॉलेज में यहाँ पर चौकीदार बैठता था, उसका चौकीदार था। उस चौकीदार को चंद्रशेखर आजाद ने किडनैप कर लिया और उसके स्थान पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बैठ जाते हैं ताकि जब पुलिस वाले बाहर आएंगे ना इनको पकड़ने के लिए, गोली वगैरह चलेगी तो पुलिस वाले गोली की आवाज सुनकर बाहर आएंगे, चंद्रशेखर आजाद इन लोगों को सपोर्ट करेगा। एक पेड़ के पीछे भगत सिंह छुप गया, एक के पीछे चंद्रशेखर राजगुरु छिप गया, एक के पीछे सुखदेव छिप जाता है भाई। और जगत नारायण अपनी साइकिल की चैन सुधारने लगा झुठमुठ में। इसको टाइमिंग पता था 5:15 के आसपास छूटेंगे। तो भाई जैसे 5:15 बजे इस सैंडर्स के पास एक बुलेट गाड़ी होती थी। ये सैंडर्स अपनी बुलेट पर हमेशा बैठ करके चलता था। जैसे सैंडर्स अपनी बुलेट पर बैठा, इसने जगत नारायण ने इशारा कर दिया, बोले जो व्यक्ति अब आ रहा है ना वो सैंडर्स आ रहा है। लेकिन भाई सैंडर्स वहां रुक जाता है और इस बुलेट पर बैठ करके सैंडर्स ना आकर के स्कॉट उससे बुलेट मांग लेता है। बोले यार मेरे को जाने दे, कुछ घर पर काम वगैरह होगा। सैंडर्स वहां रुक गया, स्कॉट बुलेट लेकर के आगे बढ़ा। भगत सिंह सामने आते ही और स्कॉट को भाई 6 गोली मार करके वहां पर इसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी ये पुलिस वाले जैसे ही बाहर आने लगे, इधर चंद्रशेखर आजाद ने इनको सपोर्ट किया। पुलिस वाले जो अंदर रह गए ये लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग गए। लेकिन भगे तो भाई इनको पर्चे हाथ में लग गए, जिन पर्चों में किसका नाम आ रहा था, भगत सिंह के नाम का यहाँ पर पर्चा ही पर्चा छप रहा था। 1 साल तक ये लोग अपने घूम करके दिवेश वगैरह चेंज करके और अलग अलग हो जाते हैं। भगत सिंह अपने गांव लौट गए। गांव लौटे तो सरदार किशन सिंह जी इनके पिता के नाम, और भाई सरदार किशन सिंह जी पिताजी, भाई एक बड़ा सा सपना होता है माता और पिता का, चाचा ताऊ का, कि लड़का जवान हो चुका है, कॉलेज में पढ़ रहा है तो नौकरी की तैयारी कर रहा है तो इसकी शादी कर दी जाए। तो भाई शादी करने का प्लानिंग करते हैं यहाँ पर। जैसे भगत सिंह अपने गांव जाते हैं रातों रात, इनके यहाँ पर कोई लड़की पहले से फाइनल कर रखी थी तो वहां पर गए और लड़की को भारत माता कहते हैं कि मैं तो भारत माता का पुत्र हूँ, जीऊंगा भी भारत माता के लिए, मरूंगा भी भारत माता के लिए, देश सेवा में मैंने अपने प्राण न्यौछावर पहले से कर रखे हैं। बोले जी मेरे को कोई जरूरत नहीं है शादी वगैरह की। बिना शादी के वहां से वापस आ जाते हैं। 1 साल का समय लेते हैं। 1928 में इन्होंने लाहौर षड्यंत्र के लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। किसको मार करके, स्कॉट को मार करके। मारना किसको चाहते थे, सैंडर्स बच जाता है, स्कॉट से मारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इन्होंने भगत सिंह और एक इसमें क्रांतिकारी जिसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर के दोस्तों यहाँ पर एक प्लानिंग करते हैं। बोले जी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली में, वहां पर खाली जगह पर बम फेंकेंगे और वहां पर नारे लगाएंगे, बहरी कानो हमारी आवाज सुनो, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारे किसने दिए थे, भगत सिंह ने दिए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कौन थे, भगत सिंह। तो भगत सिंह का नाम आएगा भाई। इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद का यहाँ पर नारा लगाया गया भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर, और इन्होंने खाली जगह पर बम फेंके। इनकी
प्लानिंग क्या था कि हमें खाली बम फेंकेंगे, कोई मरेगा नहीं तो हमें 3 से 4 महीने जेल में रखेंगे। लेकिन जो हेडलाइन, जो अखबारों की हेडलाइन आएगी ना, उसमें यह बात छपेगी कि भगत सिंह के द्वारा HSRA कमेटी के सदस्य भगत सिंह और बटू केशवर के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया है। ये आज भी अंग्रेजों को मारते हैं। ये बम फेंकने की इन्होंने प्लानिंग की भाई। इन्होंने खुद वहां पर सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद इनको इस बम कांड के तहत, इन बम कांड के तहत सजा नहीं सुनाई गई। इनको सजा सुनाई गई लाहौर षड्यंत्र के तहत। इस कोर्ट को मारने की भाई यहाँ पर क्या इनको क्या दी गई, सजा सुनाई गई। इनको दोस्तों यहाँ पर क्या सुना, स्कॉट को मारना चाहते थे और मर कौन गया भाई इसमें, सैंडर्स। भाई थोड़ा गलती से बोल रहा हूँ आज मैं, स्कॉट को मारना चाहते थे, मर कौन जाता है यहाँ पर, सैंडर्स मर जाता है, ये जिंदा रहता है। हाँ जी, सैंडर्स को मारने की भाई यहाँ पर क्या इनको क्या दी गई थी, सजा सुनाई गई। और सजा सुनाई गई तो भाई यहाँ पर जो जगत नारायण जो व्यक्ति था वो बाद में सरकारी गवाह बन जाता है। और सरकारी गवाह बना तो उसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को यहाँ पर होने का बात कही। और यहाँ पर भाई फिर इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा कौन सी थी आप ध्यान से देखिएगा, 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा देनी थी। इधर चंद्रशेखर आजाद अभी भी अंग्रेजों की किडनैपिंग से बाहर था, अंग्रेजों की जेल से बाहर था और इनको फांसी की सजा सुनानी थी 24 मार्च 1931 को। और फांसी सजा सुनाई जाएगी, फांसी दी जाएगी 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आजाद कंटिन्यू प्लानिंग कर रहा है कि लाहौर की जेल में बम वगैरह रखने की प्लानिंग करता है, उसको तोड़ करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छुड़ाने की कोशिश करता है। इधर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने दोस्तों एक नया आंदोलन चला रखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसमें अंग्रेज जो थे ना, वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से महात्मा गांधी से बड़े परेशान हो रखे थे। चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी, HSRA कमेटी क्रांतिकारी जो लोग थे वो बार बार जा रहे थे गांधी के पास कि गांधी तुम लोगों से अंग्रेज परेशान हो रखे हैं, वो जब तुमसे मिलने के लिए आएगा। लॉर्ड इरविन, उसमें इरविन नाम का वायसराय था, तो कहा कि जब तुमसे मिलने के लिए आए ना तो उनसे ये कहना कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टाल दो। लेकिन भाई महात्मा गांधी ने उनकी एक बार भी बात को नहीं माना। 11 सूत्री मांगे भी मांगी थी गांधी ने, किनसे, अंग्रेजों से। लेकिन वहां पर भी इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की बात की मांग नहीं स्वीकार की। इसके बाद दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छुड़ाने की प्लानिंग चंद्रशेखर आजाद कंटिन्यू करते हैं। इसी कंटिन्यू प्लानिंग के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक व्यक्ति को भेजा, बोले तू जा और क्रांतिकारी इकट्ठा करके लेकर क्या, और इनको कहा कि 10 बजे तो है ना, मान लो कि अल्फ्रेड पार्क है यूपी में दोस्तों, इलाहाबाद में स्थान आता है एक पार्क जिसका नाम आता है अल्फ्रेड पार्क। इस अल्फ्रेड पार्क में एक क्रांतिकारी को कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने जाकर के तू जितने भी क्रांतिकारी भारत के लगभग उन सब लोगों के यहाँ पर इकट्ठा कर दे। भाई वो क्रांतिकारी को दगा दे देता है, धोखा देता है चंद्रशेखर आजाद को। और वो जाकर के पुलिस को, अंग्रेजी पुलिस को जाकर सारी सूचना दे देता है कि चंद्रशेखर आजाद सुबह 10 बजे जो होगा वो अल्फ्रेड पार्क में आकर के बैठ जाएगा। पुलिस ने भाई वहां पर पहले से घेराव डाल रखा था। जैसे चंद्रशेखर आजाद वहां पर आते हैं, इनके ऊपर धुआंधार गोलियां चला दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद खुद ही एक बंदूक की एक गोली बची हुई थी, उसको अपनी गोली से मार करके अपनी मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं या शहीदी को प्राप्त करते हैं। ये तारीख जो थी वो कौन सी तारीख आती है, 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की क्या होती है, यहाँ पर मृत्यु होती है। उसके बाद दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको यहाँ पर फांसी देने की यहाँ पर फांसी की तारीख निश्चित की गई थी 24 मार्च 1931। लेकिन भाई यहाँ पर लाहौर की जो जेल थी, इस लाहौर की जेल को क्रांतिकारियों के द्वारा 2-3 दिन पहले चारों ओर से घेर लिया गया था, क्योंकि भगत सिंह एक बड़ा नाम था, पूरी देश की जनता के लिए बड़ा से बड़ा क्रांतिकारी भगत सिंह था। तो यहाँ पर जो लाहौर के जो जेलर वगैरह थे या लाहौर में जो अंग्रेज जो थे उनको लगा कि यार अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 24 मार्च को शाम को फांसी दी जाएगी ना तो भाई ये लोग क्रांतिकारी लोग कहीं हम पर आक्रमण ना कर दे। इसलिए भाई उनको एक दिन शाम को पहले ही 5:15 बजे के आसपास फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। और 23 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस आता है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, उस दिन को 30 जनवरी को शहीद दिवस। दोस्तों शहीद आजम की उपाधि दी जाती है, भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इनको 23 मार्च 1931 को यहाँ पर फांसी दे दी गई। और यहाँ पर इन्होंने फांसी देने से पहले भगवत गीता पूरी पाठ पढ़ी, भगवत गीता का पूरा किताब पढ़ी थी। और इसके अलावा दोस्तों एक गीत गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये गीत गाते और बाद में गले मिलकर के तीनों हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वहाँ के जो जेलर और अधिकारी थे इन लोगों ने दोस्तों इन तीनों का सिर काटा, हाथ काटा, गला वगैरह सब कुछ काट करके बोरियों में भरा और सुरंग के रास्ते से पीछे जाकर के लाहौर में
में रावी नदी किनारे दोस्तों इनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। जब क्रांतिकारियों की इस बात की खबर लगी तो भाई वहां पर अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज क्रांतिकारियों को भीड़ अपने सामने आते हुए देखते हैं तो उस शव को उठा करके फेंक देते हैं, आज जले शवों को ही। तो इस प्रकार से देश के लिए कुर्बान होने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जो अपने देश के लिए क्या क्या कर गए हैं। अरे आर्मी वालों अब तो उठो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा भाई, जैसे ताकि आपको ऐसे मोटिवेशन वीडियोस हमारे द्वारा प्रदान की जाए, ऐसे ही कंटेंट दिए जाए भाई। वहां पर इनके आज जले जो शव वगैरह थे वो नदी में फेंक दिए जाते हैं। ऐसे देश के सूरवीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनके लिए दोस्तों एक कमेंट तो जरूर बनता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर बनता है, एक सब्सक्राइब जरूर करा दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो ताकि उनके जो आर्मी की तैयारी करे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, उनके लिए अच्छे से अच्छा हो सके। दोस्तों ये आपका एक टॉपिक था, जो टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो कौन सा टॉपिक किया था, क्रांतिकारी घटनाओं से रिलेटेड टॉपिक किया था, जिसके अंतर्गत पहले पढ़ा वीडी सावरकर, कांग्रेस का अलग होना, वाराणसी अधिवेशन, बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, वीरेंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति, खून के बदले खून का नारा देना। उसके बाद 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा भारत का पहली बार झंडा फहराया जाना, सूरत में इनका कांग्रेस का अधिवेशन का अलग अलग हो जाना, स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से ये अलग अलग हो गए थे। उसके अलावा दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 11 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, 13 में गदर पार्टी का गठन हुआ था, 1924 में दोस्तों यहाँ पर स्वराज्य HRA कमेटी बनी। उसके बाद दोस्तों बात की 1928 की, 1925 में का रिकॉर्ड आया, 25 के बाद दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया, 1928 में HSRA कमेटी बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कमेटी बनी थी। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर छूट चुका है 1923 का। 1923 में दोस्तों एक नई पार्टी बनी थी, उस पार्टी का नाम आता है स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी बनी थी? स्वराज्य पार्टी बनी थी। ये पार्टी बनाने वाले थे पंडित मोतीलाल नेहरू। किसने बनाई थी भाई? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। और दोस्तों एक थे CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा दोस्तों ये पार्टी बनाई गई थी। और भाई इन्होंने जो पार्टी बनाई थी महात्मा गांधी से नाराज होकर के, चोरा चोरी कांड के बाद, विरोध ऐसे कानून को बंद करने के बाद इन्होंने पार्टी बनाई थी। 1923 में स्वराज्य पार्टी गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या होता था? स्वराज्य पार्टी का विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। इसका उद्देश्य क्या था भाई? विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना इसका उद्देश्य था। आज जैसे यहाँ पर अपने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है ना, उस समय अंग्रेजों के समय में यहाँ पर राज्य ना होकर के क्या होते थे? प्रांत होते थे, ब्रिटिश प्रांत होते दोस्तों, और उन ब्रिटिश प्रांतों में विधान परिषद होती थी। तो विधान परिषद के चुनावों में भाग लेना और जनता की बात को अंग्रेजों तक पहुंचाना, ये इनका क्या था यहाँ पर उद्देश्य था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और भाई यूं ही अपनी वीडियोज़ जो है, कंटेंट जो है प्राप्त करते रहे VRB एजुकेशन के इस चैनल से। मेरा और मनोज जी का जो यहाँ पर उद्देश्य है वो है जीरो से हीरो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।